हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता के प्रकार के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने संयोजकता के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया है। आपने उसको अगर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग संयोजकता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो पहले वीडियो में मैंने बता दिया है बातें हैं, उनको जानना ज़रूरी है, तभी ये आपको समझ में आ पाएगा। तो इसमें पढ़ेंगे संयोजकता के प्रकार। तो संयोजकता मुख्य रूप से, जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है वैद्युत संयोजकता, नंबर 2 है सहसंयोजकता और नंबर 3 है उपसहसंयोजकता। अब आप लोग इस चीज़ को रासायनिक आबंध के नाम से पढ़ते हैं। रासायनिक आबंध में क्या होता है? आबंध भी इसी तरह 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ पर वैद्युत संयोजकता होगी तो वहाँ पर वैद्युत संयोजक आबंध होगा, जहाँ पर सहसंयोजकता होगी वहाँ पर सहसंयोजक आबंध होगा, और जहाँ पर उपसहसंयोजकता होगी वहाँ पर उपसहसंयोजक आबंध होगा। यानी 3 तरह के आबंध और 3 तरह की संयोजकता। जो संयोजकता होगी वही आबंध होगा। यानी वैद्युत संयोजकता है तो वैद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजकता है तो सहसंयोजक आबंध, और उपसहसंयोजकता है तो उपसहसंयोजक आबंध। ये 3 तरह के होंगे। अब आइए हम लोग सबके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में। सबसे पहला जो है वैद्युत संयोजक आबंध के बारे में, या फिर आप इसको वैद्युत संयोजक आबंध कहें या वैद्युत संयोजकता कहें, मैं दोनों डिफिनेशन बताऊंगा आप लोग को। अगर मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ तो आपको धीरे धीरे एक बार वीडियो रोक करके भी लिख लेना है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक बार पहले जो बता दिया है उसको आप समझें सही से। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वैद्युत संयोजकता कहें या वैद्युत संयोजक आबंध कहें, वैद्युत संयोजक आबंध हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वैद्युत संयोजक आबंध है क्या, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वैद्युत संयोजक आबंध क्या है। इससे पहले मैंने बताया है संयोजकता कहाँ पर होती है? जहाँ पर 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। या तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु द्वारा दिया जाए या तो बराबर की साझेदारी हो। ठीक है। अब यहाँ पर वैद्युत संयोजक में संभावना क्या है कि यहाँ पर या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक की कमी हो और दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करें, तो वहाँ पर ये सहसंयोजक आबंध बनेगा, या उसे सहसंयोजकता कहेंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को कमी हो और एक के पास अधिकता हो, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसे बोलेंगे वैद्युत संयोजक आबंध। तो वही चीज़ है। इसकी डिफिनेशन मैं लिखूँ अगर, तो ये है कि वैद्युत संयोजक आबंध के बारे में लिखेंगे परमाणुओं, आप चाहें तो हमारे साथ में लिख सकते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब यही है कि एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाए, यानी उसका स्थान बदल जाए। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं उसे वैद्युत संयोजक, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। तो आप लिख लें यहाँ पर वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। तो ये हुई हमारी डिफिनेशन वैद्युत संयोजक आबंध की। अगर आप इस चीज़ को वैद्युत संयोजकता के रूप में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस तरह से परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर स्थानांतरण का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सोडियम और क्लोरीन का है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। जो भी परमाणु होगा उसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको परमाणुओं के चारों ओर बिंदुओं द्वारा दर्शा देंगे। तो क्लोरीन में अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 दर्शा दिया, और ये इसमें सोडियम में 1 होता है, 1 दर्शा दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का देखेंगे कि साझा किस तरह से होगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है
अंतिम कक्षा में ये 8 रखना चाहेगा तो इसमें कुल 11 होते हैं, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1 बचा। ये अस्थाई बनना चाहेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अंतिम कक्षा में 8 इसके बचेंगे। और अगर ये आप नहीं जानते हैं कि अस्थाई कब बनता है कब नहीं, तो पहली वीडियो मैंने बताया है, इसको आप वहाँ से पढ़ें। यहाँ पर इसके भी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 बचेंगे। अगर 8 इसके अंतिम कक्षा में हो जाए तो ये भी अस्थाई हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। यहाँ पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदल करके कहाँ चला आया है, क्लोरीन के पास। तो इस तरह से सोडियम बन जाएगा Na+ और क्लोरीन बन जाएगा Cl-। अब इस चीज़ को आप समझें। इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा इधर देखें। यहाँ पर अगर हम परमाणु बनाना चाहें तो परमाणु दूसरी पेन से बनाता हूँ मैं। ये है सोडियम का परमाणु मान लेते हैं ये, और ये उसका नाभिक है, और ये क्लोरीन का परमाणु है। अब वो आपको भी पता होगा कि क्लोरीन का थोड़ा सा ये हल्का हो गया है, इसको आप सही कर लेंगे। क्लोरीन का परमाणु सोडियम के परमाणु से बड़ा होता है। अब ये परमाणु प्लस का है और ये परमाणु माइनस का है, तो यहाँ पर ये ना कहें कि क्लोरीन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाओ, क्योंकि ये नाभिक है, नाभिक में प्लस होता है। अब इसका अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसके नाभिक द्वारा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में आपस में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो यही चीज़ होगा कि यहाँ पर एक आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ पर इस तरह से ये आकर्षण लगेगा, इसका इससे और इसका इससे, यहाँ पर भी एक आकर्षण बल काम करेगा। दोनों नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव होगा, यानी इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस होने के कारण ये जो खिंचाव काम करेगा, इस खिंचाव को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत। जब भी दो परमाणु होंगे या दो कोई भी कण हैं, उनमें एक प्लस है और एक माइनस है और उनके बीच में आकर्षण काम करता है, तो प्लस और माइनस में, तो उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत। तो यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल काम करेगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड नहीं बल्कि एक बल होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझेंगे, जैसे कि आप कंघी रगड़ें सिर में, और सिर पर रगड़ने के बाद में कागज़ के टुकड़ों पर आप अगर ले जाएं उनके पास में, तो वो टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं। तो सेम वही बल यहाँ पर काम करेगा, स्थिर वैद्युत उसको बोलते हैं। तो ये और ये इतना प्रबल होता है कि ये परमाणु सोडियम का और क्लोरीन का आपस में मिल करके ठोस हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। तो आबंध बनने से कौन सा यौगिक बनेगा, अब देखें तो Na और Cl आपस में मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा Na और Cl। तो NaCl कैसा होता है, ये नमक है जिसे आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये किस अवस्था में होता है आपको पता है, ये ठोस अवस्था में होता है। अब ये कौन सा यौगिक हुआ, ये हुआ आयनिक यौगिक। क्यों, क्योंकि ये इसको आप तोड़ेंगे, अगर प्लस और माइनस इसका अलग करेंगे, ये इसके परमाणुओं को अलग करेंगे, तो एक प्लस वाला अलग होगा, एक माइनस वाला अलग होगा, मतलब इसके आयन अलग होंगे, इसीलिए इस यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। अब एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो इस तरह से दो ध्रुव बन रहे हैं, यानी समान तो ध्रुव है नहीं, तो एक प्लस वाले ध्रुव को और एक माइनस वाले ध्रुव को, इसलिए हम लोग इसको दो ध्रुव बोलते हैं। तो ये दो ध्रुव बन गए हैं, तो इसीलिए इस यौगिक को बोलेंगे ध्रुवीय यौगिक। तो आयनिक यौगिक यानी वैद्युत संयोजक यौगिक भी आप कह सकते हैं। इससे ये यौगिक बना है NaCl, ये वैद्युत संयोजक यौगिक है और वैद्युत संयोजक आबंध इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर इस यौगिक में हम लोग ये देख चुके हैं कि ये ठोस होगा, जैसा कि नमक को जनरली आप जानते हैं। क्यों ठोस होगा इसके बारे में और अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब जाने। तो ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है। कैल्शियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको पता है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, अंतिम कक्षा में 7 होते हैं तो एक ही चाहिए। कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 होते हैं, तो ये 2 डोनेट करेगा। तो 2 डोनेट करने के लिए क्या होगा कि एक क्लोरीन और आना चाहिए, अगर कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये वाला इसको और ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो 2 क्लोरीन ने, तो लिखेंगे 2 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक कैल्शियम अकेले ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 2 प्लस हो जाएगा। इसके बनने से, मिलने से बनेगा CaCl2, यानी 2 क्लोरीन 1 Cl। तो ये भी होगा कैसा, ठोस होगा, ये ठोस अवस्था में होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो हमने पहले भी डेफिनेशन में बताया है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण
द्वारा जो आबंध बनता है, तो इसके बीच में जो आबंध बनेगा वो बहुत प्रबल आबंध होगा, क्योंकि वैद्युत संयोजक आबंध सबसे प्रबल होता है। तीनों संयोजकता पढ़ोगे आप, तो उसमें तीनों में सबसे ज़्यादा प्रबल अगर बॉन्ड की पूछा जाए तो वैद्युत संयोजक आबंध है। यानी तीनों को अगर बॉन्ड तोड़ा जाए, सहसंयोजक का, वैद्युत संयोजक का और उपसहसंयोजक का, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगेगी तोड़ने में? इस वाले बॉन्ड में, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। इससे ना जाए, ये नाभि के दोनों मैंने दिखाए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का इसमें प्लस और माइनस होने से आकर्षण बल लगा है, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो आइए जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं उनके गुण देख लेते हैं, कुछ किस उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके गुण के बारे में। तो गुण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं ये आयनिक यौगिक होते हैं, या फिर इनको ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। तो ये आयनिक या ध्रुवीय, इसमें आयन पाए जाते हैं अलग अलग, और इनसे दो ध्रुव बन जाते हैं, तो ये आयनिक या ध्रुवीय यौगिक भी यहाँ पर लिख दें कहलाते हैं। तो ये आयनिक और या ध्रुवीय यौगिक भी कहलाते हैं। नंबर 2, ये अत्यधिक ठोस होते हैं। जो चीज़ जितना ज़्यादा ठोस होगी आप उसको गलाने में उतने ही ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी, तो उनका गलनांक उच्च होगा। तो सबसे पहले लिखें ये अत्यधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। तो इनकी जो प्रकृति होगी वो अत्यधिक ठोस होगी, जिससे नंबर 3 इसमें गुण पाया जाएगा कि इनका गलनांक यानी गलाने के लिए जो आपको गर्मी चाहिए, ताप चाहिए, वो ज़्यादा लगेगा। इनका गलनांक उच्च होता है, तो इनका गलनांक कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। तो इस तरह से ये, और अगला नंबर 4 जो इसका है, जो यौगिक जितना ज़्यादा आयनिक प्रवृत्ति का होगा, यानी जितना ज़्यादा ये ठोस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें ये, जो अगर हम लोग जल में इनको घोलेंगे तो जल में ये बहुत ज़्यादा विलेय होते हैं। जो चीज़ जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगी, क्योंकि जल भी एक ध्रुवीय यौगिक है, तो जल में आप कोई भी आयनिक क्योंकि घोलेंगे, नमक घोल दें बहुत जल्दी घुल जाता है, पूर्णतः घुल जाता है, तो क्योंकि इसमें वैद्युत संयोजक आबंध पाया जाता है। तो लिख दें कि जल में ये क्या है? विलेय है। जल में ये विलेय है। तो जल में विलेय होने का इनका क्या कारण है कि इनके अंदर जो प्रकृति है वो आयनिक प्रकृति पाई जाती है, मतलब इनके आयन होते हैं, ये प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। और जल की एक प्रकृति होती है जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रकृति, या डाई इलेक्ट्रिक नेचर होता है जल का। ये क्या है? ये जल के अणुओं में जैसे ही प्रवेश करते हैं, मतलब Na और Cl जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे, अब इसमें स्थिर वैद्युत वाला ये बॉन्ड बना हुआ है, आप जानते हैं इसमें आकर्षण बल है। इस आकर्षण बल को जितना जल्दी कोई तोड़ पाएगा, इसको जितनी जल्दी कोई तोड़े उतनी जल्दी ये Na+Cl- अलग हो जाएंगे। जब Na+Cl- अलग होंगे तभी वो चीज़ अलग होकर के घुल जाएगी। तो जल की ये प्रकृति होती है कि इनके बॉन्ड को जल्दी तोड़ता है। इस जल की प्रकृति को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या तो इसका गुण, डाई इलेक्ट्रिक गुण होता है, जिसके कारण से इनके बीच का आबंध टूट जाता है और जल्दी जल में घुल जाते हैं। ये भंगुर भी होते हैं, यानी नमक के टुकड़े को आप तोड़ना चाहें तो, क्योंकि नमक देखा है इसलिए बार बार उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और बाकी जितने भी आयन होंगे, जैसे कि अभी एक लिख दूँ Na2SO4 या Na या CaCO3, ये सब आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि इसमें सब में आयन पाए जाते हैं। क्यों? Ca2+ और CO3 2-, यहाँ पर ऐसे Na2+SO4-। तो ये सारे यौगिक जो हैं वो सब आयनिक हैं, ये प्लस वाले हैं। तो इतना आप व्यवहारिक रूप में इनसे परिचित नहीं हैं, सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा परिचित हैं, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये भंगुर होते हैं। तो भंगुर माने अगर आप इन पर प्रहार करेंगे तो टूट करके बिखर जाएंगे। तो नंबर 5, जिसे आप नमक के टुकड़े को तोड़ें तो बिखर जाता है वो। तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं।
और सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में इसमें विद्युत नहीं चल सकती है, लेकिन गलित अवस्था में अगर इनको गलाया जाएगा तो विद्युत चल जाएगी। यानी नमक है NaCl, तो NaCl कुचालक है ठोस अवस्था में। अगर ठोस होगा, ऐसे सारे इन जितने भी यौगिक होंगे आयनिक वाले वो सब इसी तरह से होंगे। ठोस में ये कुचालक है, लेकिन अगर ये गल जाएगा तो गलित अवस्था में, ये गलित अवस्था होगा, गलेगा तो जाहिर सी बात है इनके आयन अलग हो जाएंगे। गलित अवस्था में, तो गलित अवस्था में क्या होगा, ये NaCl प्लस अलग और माइनस अलग, इसका NaCl का प्लस माइनस अलग हो जाएगा। अब प्लस माइनस अलग हो जाएगा तो इसके आयन मूव करेंगे, चलेंगे, तो आयन के चलने से वो चीज़ आयनित हो जाएगी और आयनित होने से वो सुचालक हो जाएगी। तो Na और प्लस Cl ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसमें आयन फ्री नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ का चालक होना डिपेंड करता है उसके दो चीज़ों पर, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या तो आयन, फ्री आयन हो। तो इसमें फ्री आयन पाए जाते हैं, जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो फ्री आयन है ठोस अवस्था में, क्योंकि दोनों जकड़े हुए हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से ये वैद्युत संयोजक यौगिक हुआ। आप इनके डिफिनेशन को याद करके इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में हम लोग दोनों साथ में पढ़ेंगे, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सहसंयोजक और उपसहसंयोजक पाबंद के साथ में। धन्यवाद।